प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तो एक बार आप मुझे बताओ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस से मिलकर बना होता है, कंपोजिशन जो होती है वो किस किस से मिलकर होती है। लास्ट क्लास में जो बताया था वो मैंने आपको ये बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, यस पीयूष, और एक ये आउटर मोस्ट कवरिंग टाइप होता है सेल का, जिसमें लिपिड्स होते हैं या स्पंज। आउटर मोस्ट कवर होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का, जो लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड सम कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है ना। ये था। ये ये जो मैंने दिखाया हुआ है, अगेन क्लियर कर दूं, ये सेल नहीं है, ये सेल के लेयर जो है आउटर मोस्ट कवरिंग, वो है मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरह से समझ लो आउटर मोस्ट लेयर है सेल की, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स से मिलकर बनी होती है, साथ में होते हैं लिपिड्स। लिपिड्स क्या करते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली क्या करता है, जो सेल की इनर पार्ट होता है उसको आउटर एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है। तो उससे क्या होता है कि इनर पार्ट के जो मटेरियल हैं वो बाहर नहीं जा पाते, और बाहर के जो एक्स्ट्रा मटेरियल जिनकी जरूरत नहीं है वो अंदर नहीं आ पाते। यहाँ से इनके जरूरत का सामान लेने में ये लिपिड्स काम करते हैं। इतनी देर देर में तो बच्चे आते हैं ये, चलो खैर ठीक है। तो सिंपली आपको ये याद रखना है, मैंने फिर भी बोला था, आप जब भी ये टॉपिक पढ़ोगे, जब भी आप बायोलॉजी से रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ रहे हो या किसी से भी रिलेटेड, तो आप उस वक्त सिर्फ और सिर्फ उस टॉपिक पे कंसंट्रेट करना। अगर आपने ये सोचना शुरू हो गया कि ये हमारी बॉडी में कैसे काम करते हैं या बॉडी में इनकी क्या जरूरत है, तब आपका दिमाग घूमना जायज है, वो फिर घूमेगा। क्योंकि हम यहाँ पर इनका बॉडी से क्या लेना देना है वो यहाँ पर अभी हम नहीं पढ़ेंगे। वो आप कब पढ़ोगे, आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, 10th क्लास में, कि ये किस तरह से हमारे काम आते हैं और किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है कि ये एक्चुअली में सेल नाम की एक चीज है हमारी बॉडी में, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या क्या है, सिर्फ ये देखना है। उनकी जो वर्किंग है वो आपको बाद में बताई जाएगी, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है। ठीक है। कई बार मैंने आपको बताया था पहले भी कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनके बारे में हमें पहले एक ओवरऑल नॉलेज लेनी होती है, उसके बाद में हम उसके डीप में जाते हैं, उसकी थ्योरी में जाते हैं कि वो कैसे वर्क करती है या वो कैसे बनी या वो कहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर हमें कहाँ पर मिलती है ये तो पता है कि सेल्स के अंदर, या सेल्स जो होते हैं उसमें हमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलता है जो उसका आउटर मोस्ट कवर होता है। आउटर मोस्ट कवर जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, इन तीन चीजों से। साथ में देयर आर टू लेयर्स ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स की दो लेयर्स होती हैं जो अंदर वाले मटेरियल को बाहर जाने से रोकती हैं और बाहर वाले को अंदर आने से रोकती हैं, जो यूजफुल नहीं है। बाहर से जो यूजफुल नहीं है उनको अंदर आने से रोकती हैं, और अंदर से बाहर ना जा सके उसको भी रोकती हैं। साथ में एब्जॉर्प्शन करती हैं बाहर से जो हमें मटेरियल चाहिए यूजफुल सेल को, सेल की एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए, उनको एब्जॉर्ब करने में भी ये हेल्प करते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड ये चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये जो लिपिड्स होते हैं वाटर को रिपेल कर देते हैं, ये थोड़ा सा ऑयली टाइप के होते हैं। तो चैनल प्रोटीन्स जो होते हैं इनके थ्रू में, हाँ एक्वापोरिन्स नाम का ये होते हैं, यहाँ पर ही पोर्स होते हैं जिनसे वाटर इनके अंदर जाता है। ठीक है। चैनल्स ही बने होते हैं जिनको एक्वापोरिन्स बोलते हैं, वो आपके कोर्स में नहीं है तो उसको मैंने जस्ट बता दिया है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि लिपिड्स जो होते हैं वो वाटर को नहीं एब्जॉर्ब करते, वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए अलग से चैनल्स होते हैं इस आउटर मोस्ट सेल में। हर जगह से वाटर नहीं जा सकता, ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो बाइलेयर बोलते हैं इसको इसी वजह से क्योंकि दो लेयर्स होते हैं इसके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज फ्लूइड मोजैक मॉडल, ये भी मैंने आपको बताया था कि इसको हम फ्लूइड फ्लूइड मोजैक मॉडल बोलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लिक्विड ही होता है और इसमें ये जो लिपिड्स होते हैं और ये होते हैं प्रोटीन्स वगैरह, ये थोड़े मोजैक जैसे एक दूसरे से इधर उधर डांस सा करते रहते हैं, मीन्स इधर उधर ऐसे हिलते रहते हैं।
अब इसके बाद में क्या था, इसके बाद में है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहला काम तो ये है कि सेपरेट करता है आउटर मोस्ट एनवायरनमेंट को इनर मोस्ट एनवायरनमेंट से। इट सेपरेट्स आउटसाइड एनवायरनमेंट विद इनसाइड एनवायरनमेंट ऑफ द सेल, जो कि बहुत जरूरी होता है। साथ में इट हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, सेल की शेप को मेंटेन करने में भी ये काफी हद तक काम करता है, क्योंकि ये एक तरह की कवरिंग है तो शेप को भी मेंटेन करेगा। फाइन। उसके बाद में इट एक्ट्स एज मैकेनिकल बैरियर एंड प्रोटेक्ट्स द इंटरनल कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम ऊजिंग आउट। ऊजिंग आउट मींस बाहर को एक तरह से फैल जाना। तो ये बैरियर का काम करता है, जिससे कि जो इंटरनल सेल के इंटरनल कंटेंट्स है वो बाहर ना जा सके, बाहर फैल ना सके। ऐसी कोई इसमें वॉल नहीं होती, ये ही एक तरह से वॉल का काम करती है, बैरियर है ये एक तरह का। और इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेमी परमीबल भी बोलते हैं, क्योंकि ये सेलेक्टिव कंटेंट्स को ही अंदर जाने देता है या बाहर जाने देता है ना। जो सेल के यूज के नहीं होते हैं मटेरियल, जो एक तरह से इनके वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनको बाहर भेजना और बाहर से यूजफुल सब्सटेंसेस को अंदर लाना, वो भी इसका काम होता है। और ये सिर्फ सेलेक्टिवली काम, एज इन उसको जाने देता है और नहीं जाने देता है, ये इसका काम होता है। तो ये सेलेक्टेड चीजों को ये अंदर बाहर जाने देता है, जिसकी वजह से इसे हम सेलेक्टिवली परमिएबल भी बोलते हैं। यस, फाइन। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोब्स एंड फॉरेन सब्सटेंसेज। जो बाहर के माइक्रोब्स हैं या फॉरेन सब्सटेंसेज हैं जो इसको हार्म पहुंचा सकते हैं, उससे भी ये इसको प्रोटेक्ट करता है, सेल को प्रोटेक्ट करता है। अगेन ये पार्ट ऑफ सेल ही है, याद रखना उसकी कवरिंग। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेलेक्टिव मटेरियल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और बहुत ज्यादा आती है एग्जाम में। व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल, या फिर उसको पूरा डिफाइन करने के लिए भी आ सकता है कि किस तरह से कौन कौन से मटेरियल्स को ये अंदर या बाहर ट्रांसपोर्टेशन में अलाउ करता है। तो आपको यही लिखना है कि ये ट्रांसपोर्टेशन करता तो है, लेकिन सेलेक्टिव मटेरियल्स का। ऐसा नहीं है कि कोई भी बाहर से आना चाह रहा है तो इसे अंदर सेल के भेज देगा, या सेल से अंदर से बाहर जाना चाह रहा है तो उसको भेज देगा, नहीं। सेलेक्टिव चीज है कि ये अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाने देता है। ये इसके वर्क हैं ओवरऑल। अगेन ये हम डीपली इसको नहीं पढ़ रहे हैं, ये ओवरऑल वर्क है, जो आई डोंट थिंक कि आपको याद करने में समझने में मुश्किल होगी। सेल है, सेल की एक बाउंड्री है, बाउंड्री का क्या काम है, बाउंड्री का ये सब काम है। इसमें से आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा टर्म है जो आपको समझ नहीं आई होगी। बहुत इजी है। श्योर, लिख लो बच्चे, लिख लो, और कोई भी लिख रहे हो तो लिख लो। यू हैव 2 मिनट्स, और अगर ज्यादा भी लगते हैं तो टेक योर टाइम। किसी को बाय देन कुछ पूछना है इसमें से तो पूछ सकते हो, इसी से रिलेटेड प्लीज जो लिखा हुआ है। डू नॉट गेट इनटू डीप स्टडी अभी, फिलहाल। जितना आपके कोर्स में है उतना डीपली मैं आपको बताऊंगा। फिर आगे वाली क्लास 10th में इसका और भी ज़्यादा एक्सटेंडेड एक लेवल होगा, एडवांस लेवल। वहाँ से आप और सीखोगे सेल्स के बारे में। इम्पॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में जो भी आपने पढ़ा था कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, या फिर जो भी आपने पढ़ा था, आई होप आपको याद होगा। अच्छा, जिस बाय देन ये बताओ, ये जो ट्रांसपोर्टेशन की बात करी है हमने, है ना, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेलेक्टिव मटेरियल्स। तो ट्रांसपोर्टेशन कितने टाइप्स की होती है, हम अगर बात करें, आपको बताया होगा, देयर आर कैटेगरीज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में, सेल के कॉन्टेक्स्ट में हमें दो टाइप के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया जाएगा। कुछ कुछ बुक्स में है, मतलब कुछ कुछ टीचर्स बताते हैं, कुछ कुछ नहीं बताते हैं। तो अगर आपको बताया है तो क्या आप बता सकते हो? नहीं, वो नहीं बच्चे, ट्रांसपोर्ट वो वाला नहीं। सेल के सेल के रिगार्ड में पूछ रहा हूँ। सेल के रिगार्ड में ट्रांसपोर्टेशन नहीं बच्चे, वो तो पूरा एक बॉडी प्रोसेस हो गया। यहाँ पर सेल से रिलेटेड आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं देखेंगे हम। यहाँ पर हम सिर्फ सेल
नॉर्मली सेल्स की बात कर रहे हैं। सेल्स में देखो दो टाइप के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, लेट मी टेल यू। एक एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है और एक पैसिव होता है। यस, ऑस्मोसिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वो किस कैटेगरी में आता है, लेट मी टेल यू। पैसिव एंड एक्टिव। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन वो होते हैं, देखो सेल में कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो जो भी ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सेल में होगा जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप होता रहता है, उसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, सेल को कोई एनर्जी प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं होती है, उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। और कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टेशन होते हैं जिसमें सेल को थोड़ा सा एनर्जी यूज करनी पड़ती है, उनको हम एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, मेन डिफरेंस क्या है कि इसमें एनर्जी का यूज नहीं होता है, इसमें एनर्जी का यूज होता है। पैसिव में ऑस्मोसिस है, जैसे ऑस्मोसिस सबको पता है क्या होता है, बताओ जरा ऑस्मोसिस, किस किस को नहीं पता है ऑस्मोसिस क्या होता है। व्हाट इज ऑस्मोसिस? बताइए बताइए। ये भी एक तरह का डिफ्यूजन ही होता है, ये भी एक तरह का डिफ्यूजन ही होता है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन तो पता है ना, डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन क्या होता है? नहीं, डिफ्यूजन मिक्सिंग तो होता है पीयूष, लेकिन कब होता है डिफ्यूजन? तब होता है जब, हाँ, जब कम कंसंट्रेशन वाली जगह पे ज्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह से मटेरियल पास होता है। आपको ये पता होगा कि डिफ्यूजन किस थ्योरी पर काम करता है। यस, डिफ्यूजन इसी थ्योरी पर काम करता है कि जिस जगह पर कंसंट्रेशन कम है, वो जगह उस कंसंट्रेशन को भरने की कोशिश करेगी अपने आउटर मोस्ट एनवायरनमेंट से, है ना। मान लो यहाँ पर है बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है किसी सब्सटेंस की और यहाँ पर कम कंसंट्रेशन है, तो जब आप इनको एक दूसरे को मिक्स करोगे तो ये जो ज्यादा वाला कंसंट्रेशन है इसके पार्टिकल्स इस कम वाले कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, इसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो सेम थिंग गोज हियर। जो ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस अगर आप नॉर्मली समझना चाहो तो ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें वाटर थिन लेयर से होता हुआ कम कंसंट्रेशन वाली जगह पर जाता है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस में हमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती, डिफ्यूजन में भी हमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती। इट फॉलोज लॉ ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो होता है आपको बताया मैंने कि जहां पर कम कंसंट्रेशन होगी उस जगह को फिल अप करने के लिए बाहर से सब्सटेंसेस अपने आप ही वहां पर मिक्सअप हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। वाटर के केस में भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है कि जिस जगह पर वाटर की कम कंसंट्रेशन होगी वो वहां से बाहर की साइड से वाटर को ट्रांसपोर्ट कराएगा। अब मैंने बताया कि वाटर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सपोज करो, तो मैंने बताया कि वाटर को ये रिपेल कर देता है, वाटर, ये जो लिपिड्स होते हैं वाटर को रिपेल कर देते हैं। तो इस थिन लेयर में से किसी किसी चैनल के थ्रू में जब वाटर ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम यहाँ पर इस केस में ऑस्मोसिस बोलते हैं। वैसे ऑस्मोसिस का मतलब यही होता है कि थिन लेयर से पानी का ट्रांसपोर्टेशन होना, वेदर इट्स आउट टू इन और इन टू आउट। तो यहाँ पर भी ऑस्मोसिस होता है, मीन्स वाटर, आप सिंपली ये समझ लो कि वाटर का जो आदान प्रदान होता है वो ऑस्मोसिस है इस केस में, सेल के केस में। तो वाटर के भी ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है सेल को, वो भी विदाउट एनर्जी होता है, जिसकी वजह से इसको भी हम पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में ही काउंट करते हैं। ये तो समझ आ गया पैसिव ट्रांसपोर्टेशन और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या डिफरेंस है। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन सपोज करो वंश, अ, तुम बैठे हुए हो, ठीक है, बैठे बैठे तुम पलकें झपका रहे हो, तो क्या तुम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगेन डोंट गो इन डीप। नहीं, तो वो एक तरह का पैसिव ट्रांसपोर्टेशन या पैसिव एक्टिविटी होगी आपकी, कि आपकी एनर्जी नहीं लग रही। लेकिन
आपको बैठे बैठे ही एक हैवी ऑब्जेक्ट को सरकाना है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है, सरकाना है, तो उसमें एनर्जी लगेगी, थोड़ी सी लगे लेकिन लगेगी। उसको हम बोलेंगे एक्टिव, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन या एक्टिविटी, जिसको आप सिंपली बोलते हो। ठीक है। तो पैसिव एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन है या ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें एनर्जी का यूज ही ना हो, उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। और ऐसे सब्सटेंसेस जिनके ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी की यूज हो, मीन्स सेल को कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़े और उसको यूज करना पड़े, उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। तो पैसे आपको बस ये याद रखना है कि पैसिव में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं। डिफ्यूजन पैसिव होता है, इसमें हमें कोई भी एनर्जी का यूज नहीं करना पड़ता सेल को। और ऑस्मोसिस जो होता है, मीन्स वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है सेल के अंदर और बाहर, वो भी एक पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें भी सेल को एनर्जी का यूज नहीं करना पड़ता, वो एब्जॉर्ब करता है या फिर रिलीज करता है। ये आपको बताया जाएगा पीयूष, यू कैन नॉट से, ये आपको बताया जाएगा। बाकी जब आप धीरे धीरे इन टॉपिक्स को पढ़ोगे और बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, तब आप खुद बता पाओगे कि कौन सी एक्टिविटी आपकी पैसिव है, कौन सी एक्टिव है। फाइन। तो सेल के केस में याद रखिएगा, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस दोनों ही पैसिव एक्टिविटीज है, मींस इससे सेल की कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, सेल एनर्जी यूज ही नहीं कर रहा है इन काम को करने के लिए। लेकिन एक्टिव जो होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, जैसे प्रोटीन्स हुए, कार्बोहाइड्रेट्स हुए, इनको एब्जॉर्ब करने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इट अलाउज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस लाइक पोटेशियम, सोडियम। इनको एब्सॉर्ब करने के लिए सेल को एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है, जिसको एटीपी बोलते हैं। एटीपी एनर्जी, ये सबसे मेन चीज है जो आप 10th क्लास में पढ़ोगे। एटीपी रिक्वायर्ड टू पंप अप फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दीज आयंस। इसको अभी डिटेल में नहीं जाना है आपको एटीपी के, ठीक है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में, और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंडर में ट्रांसपोर्टेशन होता है किसका, आयंस का, मींस पोटेशियम, सोडियम। अगर आ गया पेन मेरा, हाँ। ये जैसे सेल की वॉल है, मींस सॉरी, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये सेल है। तो सेल को अगर, सेल के इनर में कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं, उनको ऑब्वियसली अपने काम करने के लिए कुछ मटेरियल की जरूरत होती है। तो उस मटेरियल में जो वाटर होता है और जो गैसेस होती हैं, इनको तो यूज, इनको एब्जॉर्ब करने के लिए उसको कोई मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप ही इसमें एंटर कर जाते हैं। लेकिन जो पोटेशियम है, सोडियम है, ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। इनको एब्जॉर्ब करने के लिए सेल को थोड़ी एनर्जी की जरूरत पड़ती है पंप अप करने के लिए। ठीक है, पंप इन पंप अप करने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत होती है, उसी एनर्जी को हम एटीपी एनर्जी बोलते हैं। तो इस वजह से हम इसको एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, बिकॉज हमें इसको करने के लिए, सेल को इसको करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगेन आपको ज्यादा ज्यादा मत सोचने लग जाना कि एटीपी क्या हो गया, ये क्या हो गया। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, पैसिव क्या होता है, पैसिव के अंडर में कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, एक्टिव क्या होता है, एक्टिव के अंदर में किस तरह की एक्टिविटीज आती हैं। वो आपको 10th क्लास में बताया जाएगा वंश। अगेन मैंने तभी बोला कि ज्यादा मत सोचना, वो कैसे पंप अप करता है, एटीपी कहाँ से लाता है, कैसे बनता है, वो आपको 10th क्लास में बताया जाएगा, नॉट इन योर कोर्स। फाइन। अब उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में, ये तो एक्टिव और पैसिव। आपको अगेन आप इसको लिख लो प्लीज कि एक्टिव क्या होता है। इसका जो मेन पार्ट है वो ये है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड। इसको याद कर लो आप। और इसके अंदर में कौन कौन से एक्टिविटीज हैं वो लिख लो जल्दी जल्दी से, तभी मैं आपको आगे बताऊंगा। आपके स्कूल में नहीं बताया हो आई थिंक, लेकिन आपको पता होना चाहिए।
कौन बोल रहे हो? मैंने चैट ऑफ करी हुई है बच्चे, एक मिनट, लेट मी सी। व्हाट इज एटीपी? अगेन पीयूष, एटीपी आपको बताया जाएगा 10th क्लास में। एटीपी एक एनर्जी होती है, एक टाइप की एनर्जी होती है, मॉलिक्यूल टाइप होता है, जिसकी वजह से इसको एनर्जी को कैप्चर किया जाता है। ठीक है, एटीपी की हेल्प से एक्चुअली एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, जिसकी वजह से आप जिंदा रहते हो, जिसे बोलते हैं कि जिसके अंदर से, जिसकी वजह से आपके बॉडी में एक्टिवनेस रहती है। तो वो आपको 10th क्लास में बताया जाएगा। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है अभी? वंश, ओके। एटीपी की फुल फॉर्म होती है, ये लो लिख देता हूँ मैं, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ये होता है एटीपी। इसके बारे में आप 10th क्लास में पढ़ोगे कि एनर्जी है, कैसे होगा। एनर्जी कैरी नहीं करते, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। एटीपी मॉलिक्यूल होते हैं, हाँ कुछ कुछ कह सकते हो आप। तो 10th क्लास में आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे, बताया जाएगा कि एक एटीपी कितना होता है, कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है सेल के थ्रू, है ना। आपने ये तो देख लिया कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका बना हुआ है, सेल्स का बना हुआ है। अब ये सेल का हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है और सेल कैसे काम करता है, मतलब सेल खुद के लिए कैसे काम करता है और इसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है। अब ये सेल हमें जिंदा रखने के लिए हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं, वो आप 10th क्लास में पढ़ोगे कि इन सेल का एक्चुअली में यूज है क्या। ये है तो ये तो पता चल गया कि हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, लेकिन ये सेल काम कैसे करते हैं हमें क्या पता, कि एनर्जी कहाँ से आती है ना। आपने ये सुना होगा, चलो अभी बताऊंगा। ये सब कुछ काम जितना भी वर्क है, जितना भी आपका ड्रामा है, वो सब किस चीज का है, मोस्टली प्रोटीन से रिलेटेड ही है, क्रोमेटीन्स प्रोटीन्स वगैरह। तो वो आप पढ़ोगे धीरे धीरे करके, एक साथ नहीं सब कुछ समझ सकते। तो अभी हम यहाँ पर, जैसा मैं पिछली बार भी बोला था आज भी बोल रहा हूँ, कि अभी हम सिर्फ और सिर्फ सेल का स्ट्रक्चर, सेल के अंदर क्या होता है सिर्फ उसे पढ़ रहे हैं, उसके सेल के फंक्शंस नहीं पढ़ रहे। सेल क्या फंक्शन करेगा वो नहीं पढ़ रहे हैं हम। ठीक है। 5वां पॉइंट सेल कौन सा था, सेल मेम्ब्रेन का बच्चे? एक बार लिख दोगे, मैं यहीं पे बता देता हूँ। क्या था 5th पॉइंट? चलो मैं देखता हूँ। सेलेक्टिव परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल ये था बच्चे, देखो इजी सा ही है, देखो सपोज करो ये दिल्ली है, ये बॉर्डर है और ये यूपी है। फाइन, यहाँ पर पुलिस खड़ी हुई है। अब यूपी की साइड से एक गाड़ी आई, उस गाड़ी में क्या था, उस गाड़ी के अंदर हथियार थे, वेपन्स थे, या फिर गोला बारूद था, असला था। तो पुलिस ने उसको अंदर नहीं जाने दिया। फाइन, वहीं से उसी स्टेट की पुलिस को सौंप दिया, वो वापस चला गया कि भाई ये ऐसे हम एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर दूसरी गाड़ी आई, दूसरी गाड़ी में क्या था, दूसरी गाड़ी में सिंपल पैसेंजर्स बैठे हुए थे, एक फैमिली बैठी हुई थी, उसको उन्होंने जाने दिया। फाइन। तो ये पुलिस क्या कर रही है, ये पुलिस बॉर्डर पर क्या काम कर रही है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल है पुलिस। मीन्स ये सेलेक्टेड चीजों को ही बॉर्डर क्रॉस करने दे रही है, किसी को करने दे रही है किसी को नहीं। वो उसने मन में या फिर अपनी रूल बुक बना रखी है, जिसके थ्रू वो सिर्फ उन लोगों को ही या उन चीजों को ही बॉर्डर क्रॉस करने देगी जो दिल्ली में अलाउड है। जो दिल्ली में अलाउड नहीं है, जो लीगली अलाउड नहीं है, उनको वो अंदर नहीं आने देगी, उनको वहीं से वापस भेज देगी, रिपेल कर देगी। इसको हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। मीन्स एक तरह से परमिशन देना सेलेक्टिव चीजों को। तो जो सेल मेम्ब्रेन, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वो भी यही काम करता है कि वो अंदर से बाहर क्या जाएगा उसको सेलेक्ट करके भेजेगी, और बाहर से अंदर क्या आएगा उसको सेलेक्ट करके भेजेगी। हर चीज को वो परमिट नहीं करेगी, इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल बोलते हैं। अब समझ आया सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब,
कि जो सेलेक्टेड चीजों को अंदर या बाहर आने दे, दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है वंश। चलो तो अब आते हैं हम, ये जो था ना पैसिव और एक्टिव वाला, मुझे नहीं पता कि स्कूल में किस किस को बताया होगा, बट इसको याद रखना क्योंकि ये आ जाता है। नाउ सेल्स इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, अभी हम सेल की स्ट्रक्चर के बारे में बाद में पढ़ेंगे। सेल की डिफरेंट एनवायरनमेंट के बारे में देखते हैं कि सेल की जो डिफरेंट एनवायरनमेंट होती है, क्योंकि ये आपकी बुक में है एक्टिविटीज एनसीईआरटी में, तीन एक्टिविटीज या तीन कंडीशंस दी हुई हैं जिसमें सेल डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में है। वही डिफ्यूजन की तरह एक तरह से ये इम्पोर्टेंट है, ये एक्टिविटीज भी और ये भी। एक्टिविटीज तो आप बुक में देख लेना, यहाँ पर मैं बहुत ब्रीफली आपको समझा रहा हूँ, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अभी आपको मैंने बताया था कि जब हम किसी चीज को, किसी चीज में किसी मटेरियल की कमी होती है तो वो बाहर की साइड से उसको पूरा कर लेता है ना, डिफ्यूजन में जो मैंने आपको बताया था अभी। तो सेम थिंग गोज हियर, कि जब हम सेल को, सपोज ये सेल है तीनों कंडीशंस में, और इसको थ्री अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस में रखा गया। अब वो सॉल्यूशंस क्या क्या हैं? अरे यार एक बार आ जाओ, कौन बार बार आए जा रहा है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। पहले इनका मीनिंग समझ लो। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जो सुपर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है ना। बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मींस जिसके अंदर सॉल्यूट बहुत ज्यादा होता है। याद होगा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट तो, या भूल गए? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट याद है? हाँ। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सॉल्यूट बहुत ज्यादा होता है, वाटर बहुत कम होता है, मीन सॉल्यूशन बहुत कम होता है। हाँ, गाढ़ा सॉल्यूशन। तो जब देखो इसके अंदर तो वाटर की कमी है, ऑब्वियसली सॉल्यूशन की कमी है, वो सॉल्वेंट की कमी है। इसके अंदर सॉरी सॉल्वेंट, सॉल्यूट, हाँ सॉल्यूट बहुत ज्यादा है लेकिन सॉल्वेंट बहुत कम है। तो जब हम इसके अंदर सेल को डालेंगे तो ये जो सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक, ये क्या करेगा? सेल के अंदर से जो भी मटेरियल है उसको क्या कर लेगा? सक कर लेगा, मींस क्योंकि कंसंट्रेशन यहाँ पर कम है उस सॉल्यूट की, सॉरी सॉल्वेंट की, तो वो सेल के अंदर से उसको खींच लेगा, जिसकी वजह से जो सेल होगा वो सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ जाएगा, मर जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। इसका सबसे छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं, जैसे, मतलब इसको अगेन आप डीपली मत लेना, ये सिर्फ एक ओवरऑल उदाहरण है, एग्जांपल है। जब बहुत ज्यादा लू चलती है, डिहाइड्रेट, एक आपके चारों तरफ का एनवायरनमेंट होता है ना, तो आपको क्या बोला जाता है? बहुत ज्यादा पानी पियो। क्यों पियो? अगर आप नहीं पियोगे तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान मर भी जाते हैं कई बार। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ बाहर बहुत कम वाटर अवेलेबल है। तो बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो क्या करेगा? आपकी बॉडी से उस वाटर को सकअप करेगा किसी भी फॉर्म में आपकी सेल्स से। और जब सेल्स से वो वाटर सकअप होगा तो सेल्स क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी और खत्म हो सकती है। ठीक है? जिसकी वजह से ऑब्वियसली जब सेल डैमेज होगी तो आपकी बॉडी में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। अगेन ये ओवरऑल एक एग्जांपल, इसको लिटरली मत लेने, ये सिर्फ एक मैं हाइपोथेटिकल कंडीशन में आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके बाहर का एनवायरनमेंट, टेम्परेचर से लेना देना नहीं है शेयर्स, इट्स ऑल अबाउट ह्यूमिडिटी, कि आपके बाहर का एनवायरनमेंट बहुत सूखा है और आप बाहर गए, आपने पानी नहीं पिया, जिस पानी तो आपने पिया नहीं तो अंदर आपके कुछ भी लिक्विड नहीं गया, लेकिन जो बाहर का एनवायरनमेंट वो आपकी सेल्स से कॉन्टिन्यूसली सकअप कर रहा है पानी को, मॉइस्चर को। तो क्या होगा? आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी और जिसकी वजह से आप बीमार हो जाओगे।
ये आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो ये वही कंडीशन है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ज्यादा है सॉल्वेंट कम है, उसमें अगर आप सेल को डालोगे तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सेल हो जाती है श्रिंक इस केस में। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल कैसा हो जाता है, सेल श्रिंक हो जाता है। फिर दूसरी कंडीशन आती है आइसोटोनिक कंडीशन। आइसोटोनिक कंडीशन में क्या होता है, आइसोटोनिक कंडीशन में ना तो पानी ज्यादा है ना कम है, मींस अंदर वाली और बाहर वाली जो क्वांटिटीज हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल है। तो इस केस में ये सेल के लिए आइडियल कंडीशन होती है, इस केस में हैप्पी रहता है सेल, उसे ना तो कोई प्रॉब्लम होती है क्योंकि बाहर भी उतना ही पानी है जितना, या जो भी सॉल्यूशन सॉल्वेंट है वो उतना ही है जितना अंदर है, तो उस केस में उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज रहता है। तो ये याद रखना, आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज आइडियल कंडीशन फॉर सेल। सेल को इस कंडीशन में रहना बहुत पसंद है, जब दोनों साइड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वली ही हो, ज्यादा डिफरेंस ना हो। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट कम होता है सॉल्वेंट ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें सॉल्यूट तो कम है लेकिन सॉल्वेंट ज्यादा है, उस केस में क्या होगा, जब आप सेल को इसमें डालोगे तो सेल ऑब्वियसली कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम है बाहर ज्यादा है, तो सेल उस पानी को अंदर सकअप करना स्टार्ट कर देगा क्योंकि अंदर कंसंट्रेशन कम है, और जब वो अंदर जाएगा पानी तो सेल स्वेल अप होता चला जाएगा और शायद बस्ट भी हो जाए, बस्ट भी हो सकता है उस केस में। तो ऐसे केस, ये केस भी इसके लिए आइडल नहीं है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाला केस भी इसके लिए आइडल नहीं है, इस केस में सेल स्वेल अप होकर बस्ट हो सकता है। तो यहाँ पर आइडल कंडीशन कौन सी है, सिर्फ और सिर्फ आइसोटोनिक सॉल्यूशन वाली। सिर्फ आइसोटोनिक सॉल्यूशन वाली जो कंडीशन होगी, मीन्स जिसमें बाहर और अंदर दोनों साइड में ही सेम होगा सॉल्यूट सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन, उस केस में सेल खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा। इस केस में ये श्रिंक हो जाएगा, इस केस में ये बस्ट हो जाएगा। ये आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि कंडीशंस पूछ ली जाती हैं कि सेल चलो है तो सही लेकिन सेल के बाहर का एनवायरनमेंट उसके अंदर के एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करता है या उसको कैसे अफेक्ट करता है। तो उसमें आप ये लिखोगे कि बाहर अगर ज़्यादा सॉल्यूशन है, मीन सॉल्वेंट है, तो उस केस में सेल उसको सकअप करेगा जिसकी वजह से वो बस्ट हो सकता है। अगर बाहर कम है अंदर, तो वो सेल के अंदर से लेना स्टार्ट करेगा जिसकी वजह से सेल श्रिंक हो सकता है। अगर इक्वली है, आइडियल कंडीशन है, तो उस केस में सेल पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। सो दैट गोज विद योर बॉडी एज वेल, कि आपकी बॉडी में जो फ्लूइड्स हैं वो अगर सही क्वांटिटी में रहेंगे तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, आपके सेल्स हेल्दी रहेंगे। और अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी है या पानी ज्यादा भी हो गया है, दोनों ही कंडीशंस आपके लिए आइडियल नहीं है, बिकॉज वो सीधे सीधे सेल्स को अफेक्ट करती हैं। इन शॉर्ट, जितनी भी चीजें होती हैं, जितने भी हम काम करते हैं, वो आपके सेल्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटीज आप एक बार पढ़ लेना बुक में से, तीनों तीन कंडीशंस दी हुई हैं, एक्टिविटी एक ही है, तीन कंडीशंस दी है, तो इनको, यस मीडियम रहना चाहिए, ना ज्यादा ना कम, वही सेल के लिए आइडियल कंडीशन है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि सेल में जो होता है ऑस्मोसिस या फिर गैसेस का आदान प्रदान, वो किस लॉ पर होता है, या तो फ्यूजन डिफ्यूजन के बेस पर होता है, या फिर वो होता है किसके बेस पे, ऑस्मोसिस पर। अब इन दोनों ही कंडीशंस में, क्योंकि इनमें एनर्जी तो यूज नहीं हो रही है, एज आई सेड कि ये एक पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है, एनर्जी यूज नहीं हो रही है, तो इस केस में सेल में, सेल जो काम करेगा वो ऑटोमेटिकली करेगा कि उसको अगर बाहर ज्यादा पानी दिख रहा है, अंदर पानी कम है, तो पानी अपने आप ही अंदर आना शुरू हो जाएगा लेस कॉन्सेंट्रेटेड जगह की तरफ। और अगर बाहर कम है अंदर पानी ज्यादा है, तो अपने आप ही सेल जो है वो बाहर रिलीज करना स्टार्ट कर देगा लेस कॉन्सेंट्रेटेड जगह की तरफ, जिसकी वजह से सेल श्रिंक हो जाएगा या फिर स्वेल अप हो जाएगा। ठीक है, इसमें सेल कंट्रोल्ड नहीं है, इस चीज में सेल कंट्रोल नहीं है क्योंकि ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है, ये ऑटोमेटिकली होता है, इसमें सेल नहीं सोचता या करता है। इसमें अगर अंदर पानी कम है, पानी कम है, तो वो बाहर से एकदम से लेना स्टार्ट कर देगा, और अगर बाहर पानी कम है तो अंदर से वो बाहर भेजना स्टार्ट कर देगा। तो दोनों ही हमारे लिए खतरनाक हैं।
डेंजरस हैं। तो इस वजह से हमें वाटर की जो एक लेवल होता है वो मेंटेन करके रखना होता है अपनी बॉडी में। ये एक्टिविटी करने के लिए आ जाती है। इसका एक छोटा सा उदाहरण भी वो दे देते हैं कई बार। कौन सा उदाहरण होता है, बता सकते हो एग्जाम्पल इस वाले केस का, हाइपोटोनिक वाले का? हाइपोटोनिक वाले में छोटा सा एक एग्जांपल, अगेन वो सेल से रिलेट मत कर देना आप, जस्ट एक एग्जांपल है कि जब हम खीर के अंदर किशमिश डालते हैं, किशमिश जो होती है वो ड्राइड होती है, सूखी सूखी होती है, लेकिन जब हम उसे खीर में डालते हैं तो वो थोड़ी देर बाद स्वेलअप हो जाती है ना? क्यों स्वेलअप हो जाती है? क्योंकि किशमिश के अंदर वाटर की क्वांटिटी कम थी, और जब हमने उसे खीर में डाला तो उसने वहां से जो सॉल्वेंट था उसको सकअप करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से वो फूल गई। मोस्टली आप देखोगे कोई भी सूखी चीज आप पानी में डालते हो तो वो थोड़ी देर बाद फूल जाती है ना? बड़ी हो जाती है, फूल जाती है, स्वेल अप हो जाती है। अगर वो ड्राइड है तो उसमें पानी की कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि लेस कॉन्सेंट्रेटेड जगह पर वाटर जाना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्वेल अप हो जाती है। तो सेम थिंग यहाँ पर भी है, सेल के साथ भी है, कि अगर वो ज्यादा पानी वाली जगह में रहेगा, उसके अंदर कम पानी है, तो उस केस में वो बाहर से पानी लेना स्टार्ट कर देगा और स्वेल अप हो जाएगा। समझे थोड़ा थोड़ा? अगेन आपको सिर्फ यही समझना है कि ये कंडीशंस हैं, इनका क्या लेना देना है हमारी बॉडी से या किससे, वो नहीं अभी सोचना है। आपको सिर्फ यही पता करना है कि अगर हम सेल को डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में रखेंगे फ्लूइड्स में तो उस केस में क्या होगा। दैट्स इट। बताओ बताओ, क्लियर है या नहीं है? ये तीनों कंडीशंस बुक की हैं ये तो, आई होप पढ़ा होगा आपने बुक में। चलो, अगर नहीं भी समझ आया तो एक बार ये एक्टिविटी पढ़ लेना बुक में, आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। अब आते हैं सेल वॉल पर। पहले सेल वॉल जो होती है वो ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती है। सेल वॉल ह्यूमन बीइंग्स में, जो सेल होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के या एनिमल्स के, उसमें प्रेजेंट नहीं होती है। किस में प्रेजेंट होती है? सबको पता होगा ये तो। किस में प्रेजेंट होती है सेल वॉल? यस, प्लांट्स के सेल में प्रेजेंट होती है, जो कि रिजिड होती है, उसको रिजिड बनाती है। तो हम ये छोटा सा टॉपिक है क्योंकि, तो इसको पहले कर लेते हैं, फिर हम सेल की जो हमारी अगेन जो स्ट्रक्चर था उसी पर जाएंगे। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था वो हमने पढ़ लिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक सेल वॉल होती है, इट इज टफ नॉन लिविंग कवरिंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सिर्फ प्लांट्स में होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके ऊपर भी एक टफ कवरिंग होती है। ये सेल है, सेल के ऊपर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और उसके ऊपर फिर से एक और वॉल होती है टफ, जो उसको फिक्स स्ट्रक्चर देती है। इसको हम बोलते हैं सेल वॉल, और ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होगी? प्लांट सेल में होती है, ये ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स में नहीं होती है। नाउ इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स, ऑल्सो प्रेजेंट इन सम बैक्टीरियल सेल्स। कुछ कुछ बैक्टीरियल सेल्स में भी ये प्रेजेंट होता है। उनके नाम आपको आगे पता चलेंगे कौन कौन से बैक्टीरियल सेल्स में ये होता है। It is mainly made up of cellulose, a complex substance that provides structural strength to the plants. ये किससे बनी होती है? सेलुलोज से मोस्टली। यस, प्लांट सेल में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था उसके ऊपर होती है। यस यस, वंश, ठीक है। यही मैंने बताया था कि पहले सेल है, सेल के ऊपर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और उसके ऊपर फिर ये आउटर कवरिंग होती है, सेल वॉल, सबसे ऊपर, जो उसको रिजिड बनाती है। इसीलिए प्लांट्स इतने कठोर होते हैं, इतने ज्यादा रिजिड होते हैं।
तो ये स्ट्रेंथ देती है प्लांट्स को, और ये जो स्ट्रेंथ होता है ये किस वजह से होता है? सेल वॉल जो बनती है वो सेल्यूलोज से बनती है, या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से बनती है, जिनको कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं उसमें कुछ कुछ। वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कोई बता सकता है अगर पढ़ा है आपने स्कूल में तो? अगेन सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, आपके कोर्स में नहीं है ये जो मैं पूछ रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस उनको बोलते हैं पैक्टाइन। पैक्टाइन, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कुछ, एंड सेल्यूलोज होता है। ये तीन चार चीजें होती हैं जिनसे मिलकर ये बनता है। इनकी कंपोजिशन पे अगर आपको नहीं जाना, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये किससे, सेल्यूलोज और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स को एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मिलती है, जो उनका रिजिडनेस होता है। बताएंगे वंश, वो आगे आपको बताया जाएगा। अगेन डीप में नहीं जाना है, सेल्यूलोज क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस पैक्टाइन वगैरह क्या होता है, वो आपको फर्दर पता चलेंगे, अभी नहीं। तो अभी आपको सिर्फ ये पता करना है कि सेलुलोज से बना होता है ये, सेलुलोज एंड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से। फाइन। ये होता है इस तरह का कुछ कुछ इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप देखोगे, इनको मत देखना ज्यादा, जो सिर्फ आपको ये दिखाया गया है कि ये इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर इस तरह से ये कवरिंग बनी हुई है, जो सेलुलोज एंड पैक्टाइन वगैरह से मिलकर बनी होती है, जिससे ये कवरिंग सी जो रिजिड कवरिंग होती है वो आ जाती है प्लांट्स के ऊपर, प्लांट्स के सेल के ऊपर, जो उसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है जो हमारे सेल्स में भी है। उसके ऊपर ये एक्स्ट्रा एक वॉल होती है इस तरह से, जो किस किस से बनी होती है, सेल्यूलोज से। ये टाइप्स ऑफ सेल्यूलोज है जो आप आगे जाके पढ़ोगे, ये इनका डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लेवल है। और पैक्टाइन से, ये पैक्टाइन छोटे छोटे थ्रेड्स हैं, इनको पैक्टाइन बोलते हैं। ये जो येलो थ्रेड्स हैं ये पैक्टाइन्स हैं। इनके बारे में आप आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे, सेल्यूलोज क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, पैक्टाइन क्या होता है, ये सब आप आगे पढ़ोगे। यहाँ पर सिर्फ आपको इनकी कंपोजिशन देखनी है कि जो ये होता है सेल वॉल वो किससे मिलकर बना होता है, दैट्स इट। ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं सेल वॉल के? मेंटेन्स ऑस्मोसिस, सबसे ज्यादा तो ये इसका यही है, ऑस्मोसिस प्रेशर। ऑस्मोसिस प्रेशर का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि वही पानी का कम और ज्यादा होना। सी, जब ऑस्मोसिस होता है, कई बार पानी जब ज्यादा हो जाता है, अभी मैंने आपको बताया कि वाटर अगर ज्यादा हो जाए तो सेल्स क्या हो जाते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं, है ना, और वो बस्ट भी हो सकते हैं। तो ऐसे केस में ये सेल वॉल, इस केस में यहाँ पर सेल वॉल जो होती है वो हेल्प करती है उस सेल को बस्ट होने से, बचाती है उसे। नो, श्रेयस अभी नहीं। ठीक है, तो ऑस्मोसिस प्रेशर कम है, ज्यादा है, उसको मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। दूसरा, इट प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम पैथोजॉन्स एंड मैकेनिकल इंजरीज, मींस ऑब्वियसली जो प्लांट है उसको अगर कोई मैकेनिकल इंजरीज मींस सीधे सीधे आप हार्म पहुंचाते हो, काटते हो, ऊपर से कुछ स्क्रैचेस डालते हो, उससे बचाता है। पैथोजॉन से बचाता है, जो उनके, क्योंकि प्लांट्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, तो उनके भी बैक्टी वो होते हैं, वायरसेस होते हैं जो उनको हार्म पहुंचा सकते हैं, तो उनसे बचाता है। ये इसके मेनली फंक्शंस होते हैं सेल वॉल के। इसको आप लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोसिस प्रेशर को मेंटेन करता है, मींस कम है पानी या ज्यादा है सेल्स के अंदर, उसको मेंटेन करता है। अगर कम है तो बाहर के एनवायरनमेंट से उसको सकअप करने में रोकता है, हेल्प करता है कि वो ज्यादा पानी को वो लूज ना करें। और अगर ज्यादा पानी हो गया अंदर तो उससे सेल्स बस्ट ना हो, उसमें भी वो मेंटेन करके रखता है पौधा। यही वजह होती है कि जो पौधे होते हैं वो अगर आप पानी नहीं भी डालोगे तो थोड़े दिन तक जीवित रहते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से मर गए। यस, सेल बॉल डेड होते हैं, डेड ही होता है ये।
सेल वॉल डेड ही होता है बच्चे, डेड कंपोनेंट ही होता है, ये लिविंग नहीं होता। मीन्स इसके अंदर कोई ऐसी एक्टिविटीज नहीं होती है जो इसको एक्टिव रखें। इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी, ये आपको पता ही चलेगा कि ये जो कठोर होता है, जो हार्ड होता है पेड़, वो इसी वजह से होता है क्योंकि इसके सेल्स में वॉल होती है जो इसको रिजिड बनाती है। और इस रिजिडनेस की वजह से ये इसको मैकेनिकल इंजरीज से बचाता है। सेल वॉल बस इतना ही है, सेल वॉल में ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। सेल वॉल एक तो ये याद रखना है कि एनिमल्स में नहीं होता है, कुछ बैक्टीरियाज और मोस्टली प्लांट्स में ही होता है, मोस्टली नहीं प्लांट्स में ही होता है, और कुछ बैक्टीरियाज में भी होता है। और it is mainly made up of cellulose, a complex substance that provides structural strength to the plants. ये सभी टॉपिक अगेन आएंगे 10th क्लास में, तब आप इनकी डीप थ्योरी को भी जानोगे। इसलिए आपको थोड़ा सा इन वर्ड्स से फेमिलियर होना है कि सेल्यूलोज से बना होता है। वहां पर जाकर आपको फिर से नहीं बताया जाएगा कि सेल वॉल क्या होती है। वहां पर आपको सीधे बताया कि सेल्यूलोज के जो टाइप्स हैं या सेल्यूलोज किस काम आता है, फिर वो बताया जाएगा। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि सेल्यूलोज कहाँ पर प्रेजेंट होता है या फिर इसका यूज क्या था जो हमने पढ़ा था कि ये इससे क्या बना होता है, तो फिर आप थोड़े से परेशान हो जाओगे, आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी टॉपिक की। तो अभी आप इन नामों से फेमिलियर हो रहे हो कि सेल वॉल होती है, किसमें होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है, प्लांट सेल में होती है, और कुछ बैक्टीरिया में होती है। और किससे मिलकर बना होता है, सेल्यूलोज से, और कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं। अब वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस क्या होते हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताए जाएंगे, नेक्स्ट एज इन 10th क्लास में। और ये क्या काम करते हैं, ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, ऑस्मोसिस प्रेशर को मेंटेन रखते हैं, मैकेनिकल इंजरीज से बचाते हैं, पैथोजन से बचाते हैं, और रिजिडनेस प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को और सेल को देन प्लांट्स को ऑब्वियसली। तो ये आपको याद रखने हैं, ये चीजें आप लिख सकते हो, ये एज नोट्स लिख सकते हो। अगेन इनकी ज्यादा डीप थ्योरी में नहीं जाना है अभी आपको, दैट्स नॉट इन योर कोर्स। फाइन। इसके आगे फिर हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको। न्यूक्लियस, डीएनए, क्रोमेटीन, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि क्रोमेटीन क्या होता है, क्रोमेटीन एंड क्रोमोसोम्स में क्या डिफरेंस होता है, एंड जीन्स में क्या डिफरेंस होता है, एंड डीएनए में क्या डिफरेंस होता है। ये सब चीजें हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई लेकिन डिफरेंट होती हैं, और कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, क्यों जरूरी होती हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे कि क्यों जरूरी होती है, उसको हम ज्यादा नहीं जानेंगे क्यों जरूरी होती है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्या होता है वो हमें जानना है। क्योंकि आप सेल का स्ट्रक्चर पूरा जान पाओगे तभी उसके बाद में सेल वर्क कैसे करता है, क्या काम करता है, क्यों यूजफुल होता है, वो आप 10th क्लास में पूरा पढ़ोगे कि किस तरह से आपकी बॉडी को जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं उनके अंदर कैसे पेरेंटल फीचर्स को ट्रांसफर करना, इस सब चीजों में कैसे ये काम आते हैं, और सेल्स किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं एनर्जी मेंटेन करने में या बनाने में, वो आप 10th क्लास में पढ़ोगे। तो फिलहाल आपको नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है, न्यूक्लियस क्या होता है, सेल का जो पार्ट होता है, ब्रेन ऑफ सेल जिसे बोला जाता है या सीईओ ऑफ सेल बोला जाता है, वो क्या होता है और वो क्यों कहलाता है ऐसा, सीईओ या ब्रेन क्यों कहलाता है सेल का। वो एक तरह से ब्रेन ही होता है क्योंकि वही मेन चीज होती है जो सेल को एक्चुअली बताती है या फिर सेल को डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए मजबूर करती है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा लेंथी टॉपिक है और हाफ में नहीं छोड़ूंगा मैं उसको। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे उसको। आज के लिए आप जा सकते हो, कल मैथ्स की क्लास में मिलेंगे। कल तो हो नहीं पाई थी बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क इश्यूज, तो कल होगी डेफिनेटली। तो कल मिलते हैं। बाय बाय एंड प्लीज जिस जिसकी फी सबमिट होनी है वो करवा देना। टेक केयर एंड हैव फन। बाय बाय बाय।